नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज से हम त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हम भूमिका तथा त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या है, इसका अर्थ क्या है? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को डिवाइड करें तो ये कुछ इस प्रकार शब्दों से बना है। ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है तीन, गॉन का अर्थ होता है भुजा तथा मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में पढ़ना, उसके माप के बारे में पढ़ना। चलिए परिभाषा देखते हैं। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के तीनों कोण तथा तीनों भुजाओं के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा सीकेंट, चौथा कोसिकेंट, पांचवा टेंजेंट तथा छठा कोटेंजेंट। अब क्योंकि ये नाम बहुत बड़े बड़े हैं तो प्रश्न को हल करते टाइम पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। साइन को हम साइन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, सीकेंट को सेक लिखते हैं, कोसिकेंट को कोसेक लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं तथा कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि साइन, सेक, टेन, कॉस, कोसेक, कॉट इनमें कोई कोण नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि साइन अगर बिना किसी कोण के है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। साइन के साथ जब तक एक कोण नहीं होगा तब तक इसका कोई अर्थ नहीं होता। साइन के साथ जब कोण होगा तब हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज में जिस कोण की हम बात करते हैं समकोण के अलावा, तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज में समकोण को अगर हटा दें तो कुल 2 कोण बनते हैं। तो दिए हुए कोण के साथ वाली भुजा को आधार कहते हैं तथा उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लंब, आधार और कर्ण को क्या लिखेंगे आगे वो देखते हैं। P हम लंब के लिए यूज करेंगे, B आधार के लिए यूज करेंगे तथा H हम कर्ण के लिए यूज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहां से मैं आपको एक फ्रेज बताऊंगी जिससे आप इन सूत्रों को अच्छे से याद कर पाएंगे और क्विकली याद हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा के लिए हम यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप इस फ्रेज को याद कीजिए। अब हम यहाँ पे इस प्रकार से भाग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P, हर का H तथा बोले का B। जो हमने 3 चीजें अभी पढ़ी थी कि P हम लंब के लिए यूज करेंगे, H हम कर्ण के लिए यूज करेंगे और B हम आधार के लिए यूज करेंगे। तो यहां से हमें सूत्र मिलता है साइन थीटा बराबर में लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा बराबर में आधार बटे में कर्ण तथा टेन थीटा बराबर में लंब बटे में आधार। तो इस प्रकार आप इस सूत्र को जल्दी से याद कर पाएंगे। चलिए बाकी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को देखते हैं। बाकी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक थीटा, सेक थीटा तथा कॉट थीटा। इन तीनों का रिलेशन साइन थीटा
cos थीटा और tan थीटा के साथ होता है। कैसे? अगर मैं इस सूत्र को उल्टा कर दूं, यानी नीचे वाले को यानी हर को अंश में रख दूं और अंश को हर में रख दूं, यानी व्युत्क्रम कर दूं, तो हमें कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का सूत्र मिलेगा। यानी कोसेक थीटा होगा h बटे में p, यानी कि कर्ण बटे में लंब। सेक थीटा होगा h बटे में b, यानी कि कर्ण बटे में आधार, तथा कॉट थीटा होगा b बटे में p, यानी कि आधार बटे में लंब। तो यहां से आपको ये मिल गया है कि साइन थीटा जो है वो व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा का, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे में साइन थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कॉस थीटा बराबर में 1 बटे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे में कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि टेन थीटा बराबर में 1 बटे कॉट थीटा तथा कॉट थीटा बराबर में 1 बटे टेन थीटा होता है। तो ये वो सूत्र हैं जिसको आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि किस प्रकार से यूज करना है, प्रयोग करना है प्रश्नों का हल करने के लिए। चलिए देख लेते हैं एक बार कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। साइन थीटा बराबर होता है p बटे में h। अब तक आपको पता चल गया होगा p हम लंब के लिए यूज करते हैं और h हम कर्ण के लिए यूज करते हैं। कॉस थीटा बराबर में b बटे में h, जहां पे b आधार के लिए यूज किया गया है और h कर्ण के लिए यूज किया गया है। टेन थीटा बराबर में p बटे में b, कोसेक थीटा बराबर में h बटे में p, सेक थीटा बराबर में h बटे में b, कॉट थीटा बराबर में b बटे में p, तथा यहां से आप देख पाएंगे कि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक रेसिप्रोकल है एंड टेन एंड कॉट रेसिप्रोकल है, यानी कि व्युत्क्रम है। तो यहां से हमें मिलता है साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर में 1 बटे में सेक थीटा और टेन थीटा बराबर में 1 बटे में कॉट थीटा। अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के जो हमने अभी सूत्र पढ़े हैं उसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का अगला अर्थात 5वां भाग पढ़ेंगे। दोस्तों, पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज के हमारे बिंदु कौन कौन से हैं। आज हम खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, मजदूर आंदोलन तथा जनजातीय आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने किसान आंदोलन तथा चंपारण आंदोलन की बात कही थी। इसी तरह देश के अन्य भागों में भी किसानों के आंदोलन हुए। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने लगान की माफी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल को व्यापक क्षति पहुंची थी। ऐसी स्थिति में लगान माफी का प्रावधान नहीं था। सरकार का यह आरोप निराधार था। दोस्तों, 22 जून 1918 को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः 1 महीने तक चला। दोस्तों, अब रबी की फसल अच्छी हुई और सरकार ने दमनकारी नीति भी बदल दी, तो गांधी जी ने यह सत्याग्रह समाप्त करने की
घोषणा कर दी। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों ने अंग्रेजों की शोषण मूलक कानूनों का विद्रोह करने का साहस जगाया। आइए अब बात करते हैं मोपला विद्रोह की। आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे। दोस्तों, मोपला इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जाति हिंदू थे। अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी संरक्षण प्राप्त था और पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करती थी। सन 1921 में एक नई स्थिति पैदा हुई, जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। इस नई स्थिति से उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता अली मुसालियार को अपना राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थाओं पर हमले प्रारंभ कर दिए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई। दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। इस प्रकार यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। आइए अब बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह की। फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले में बारदोली ताल्लुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान असंतुष्ट रहे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। इसी अवसर पे वे सरदार भी कहलाए। दोस्तों, पटेल ने किसानों की समस्या के लिए बुद्धिजीवियों को जागृत किया और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद सरकार ने नई जांच समिति का गठन करके लगान की दरों में कमी की। इस प्रकार यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न भी हुआ। आइए अब किसान सभा के गठन की बात करते हैं। इन प्रारंभिक आंदोलनों ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया और उन्हें अपनी शक्ति का भी एहसास कराया। अतः 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। 11 अप्रैल 1936 लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। उस समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे कांग्रेस ने 1937 में स्वीकार किया। इसी के साथ किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ समाहित होने लगी। आइए बात करते हैं मजदूर आंदोलन की। दोस्तों, यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा और भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना की जागृति हुई। दोस्तों, 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूरों के यूनियन के गठन की बात कही, तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों ने शहर छोड़ने का मन बना लिया। इसे रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि कर दी और महामारी खत्म होने पर दोबारा सामान्य वेतन देने लगे। इससे मजदूर असंतुष्ट हो गए, क्योंकि मजदूरों को मिल मालिकों के तुष्टीकरण की नीति का पता बाद में चला। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती उनके लिए कष्टदायक थी। दोस्तों, गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया। अंततः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल कर उनकी मांगों का समर्थन किया जाए। 1931 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 3 संगठनों में विभाजित हो गया।
इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि द्वारा समाजवादी विचारों के प्रावाधीन मजदूरों का समर्थन जारी रहा। आइए बात करते हैं जनजातीय आंदोलन की। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक स्थायी तत्व बने रहे। ये विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए, जैसे दक्षिण भारत के पुराने रंपा प्रदेश में 1916 में विद्रोह हुआ। इसने 1922-1924 में अलमुरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक बड़े विद्रोह की भूमिका का कार्य किया। 6 मई 1924 में राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गोली मार दी गई। अक्टूबर 1914 में उड़ीसा के दासपल्ला में खोंड विद्रोह शुरू हुआ। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन शीघ्रता से करने का प्रयास किया। खोंडों के गांवों को जलाकर नष्ट किया जाने लगा। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, मजदूर आंदोलन तथा जनजातीय आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारतीय राजनीतिक दलों की चर्चा करेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि पार्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। आइए कुछ प्रश्नों को जानते हैं। पहला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। मोपला किस धर्म के अनुयायी थे? सनातन, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? फरवरी 1925, फरवरी 1928, जनवरी 1925। इनमें से कोई नहीं। 1920 के दशक में किन किन राज्यों में किसान सभाओं का गठन हुआ? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल। उपरोक्त सभी। अलमुरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया? 5 मई 1924, 6 मई 1924। उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। इनके सही उत्तर हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो पढ़ाया गया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आपने नोट किया हो, उसको आप उन्नयन ऐप पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां आपको उसी विषय के विशेषज्ञ द्वारा जवाब दिया जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा मिटा सकते हैं।
नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसे नोट कर लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के लिए ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है, biharunnaiyan@gmail.com। आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं और वहां पे भी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बच्चों, ईमेल करने से बेहतर होगा अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उन्नयन ऐप का इस्तेमाल करें। उस पर आप सभी वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं और अपने सवालों का संशय भी मिटा सकते हैं। आज के एपिसोड का पुनः प्रसारण देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 2 बजे के बाद कभी भी आप देख सकते हैं दोबारा YouTube पर। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। बाय बाय बच्चों।